जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सागर ओके टेक में। तो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि सर इलेक्ट्रिकल की वीडियो प्रोवाइड करो। तो देखिए दोस्तों, आईएसएल टेक्निकल अटेंडेंट के लिए एक और हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन की सीरीज़ लेके हाजिर हुए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुल मिलाकर डिस्कस करने वाले 100 इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित होने वाले। ठीक है, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन करके ही जाएगा। ठीक है, और साथ ही अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप सब्सक्राइब में बहुत कंजूसी करते हैं तो सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है, और साथ ही लाइक भी करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर गवाह स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पोनी मोटर में पोलों की संख्या सिंक्रोनस मोटर की अपेक्षा रखी जाती है। तो देखिए, जो आपकी पोली मोटर होती है और सिंक्रोनस मोटर होती है, अगर इसके पोलों की संख्या को कंपेयर करें तो देखिए, जो पोनी मोटर होती है उसमें जो पोलों की संख्या होती है वो हमेशा सिंक्रोनस मोटर से यहाँ पे 2 कम ही रखी जाती है। ठीक है, यानी इसमें 2 कम रखी जाती है। पावर फैक्टर का मान लैगिंग होने पर किसी मशीन की धारा क्या होती है? तो जो मशीन की धारा देखिए, कभी भी अगर पावर फैक्टर है मशीन का वो अगर लैगिंग हो गया, ठीक है, जो पावर फैक्टर वो अगर लैगिंग हो जाए तो मशीन की धारा क्या होती है, वो होती है बढ़ जाती है। ठीक है, तो पावर फैक्टर लैगिंग कब होता है, किस कंडीशन में होता है? तो देखिए, पावर फैक्टर लैगिंग तब होता है तो जब आपका जो आई रहता है वो वी से क्या रहता है, पीछे रहता है। यानी देखिए, इधर वी समझो और ये हो गया आपका आई। ठीक है, तो देखिए, जो वी हो गया आपका आई से 90 डिग्री जब पीछे रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री यहाँ पे लैग बोलते हैं। ठीक है, जो वी से क्या रहता है, आई पीछे रहता है। और हमें कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, हम कहते हैं उसको आपके एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज देखें तो देखिए, सबसे पहले वी आता है, बाद में आपका आता है आई। ठीक है, जब हम अक्ष के समांतर से यहाँ पे स्टार्ट करके देखें तो देखिए इस तरह से। अगर लीड की बात करें तो लीड की बात में देखिए, जो लीडिंग होता है तो उसमें आई यहाँ पे आता है और वी यहाँ पे आता है। ठीक है, नहीं हो गया आपका आई और हो गया वी। जब एंटी क्लॉकवाइज देखे तो देखिए, जो आपका आई है वी के बाद आता है, यानी आई अहेड ऑफ वी है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं यहाँ पे 90 डिग्री यहाँ पे लीड बोलेंगे। ठीक है, तो ये और लीडिंग और लैगिंग का केस में आपको समझा देगा। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, जो आपकी मशीन की धारा होती है वो बढ़ जाती है जब भी पावर फैक्टर का में लैगिंग होता है। निम्न में से किस सेल में स्थानीय क्रिया दोष नहीं होता है? तो देखिए, स्थानीय क्रिया दोष नहीं होता है बोला है। ठीक है, तो जो आपका लीड एसिड सेल होता है, ठीक है, जो आपका लीड एसिड सेल होता है उसमें क्या होता है, जो आपका स्थानीय क्रिया दोष है वो यहाँ पे नहीं पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्ति गुणन निम्न में से किसका अनुपात होता है? तो यही बोला गया है, जो आपका पावर फैक्टर होता है। ठीक है, जो आपका पावर फैक्टर होता है तो वो किसका अनुपात होता है? तो देखिए, जो आपका पावर फैक्टर होता है वो होता है आपका, देखिए, ट्रू पावर। ठीक है, ट्रू पावर बटा होता है आपका होता है ट्रू पावर बटा अपीयरेंट पावर। ठीक है, ट्रू पावर बटा अपीयरेंट पावर का यहाँ पे रेशियो होता है। तो देखिए, जो आपका ट्रू पावर होता है, ट्रू पावर यानी क्या होता है, जो आपका ट्रू पावर है वो होता है आपका किलोवाट में। ठीक है, और जो आपका अपीयरेंट पावर होता है, अपीयरेंट पावर वो किस में होता है, वो होता है आपका KVA में। ठीक है, तो आपको बताना है जो आपका रिएक्टिव पावर होता है वो किस में होता है। ठीक है, तो इसके मुताबिक देखिए, ट्रू पावर बटा अपीयरेंट पावर करें तो किलोवाट बटा KVA हमारा राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर भी हमारा राइट हो जाएगा। जल टर्बाइन अल्टरनेटर की गति रखी जाती है। तो देखिए, जो आपका वाटर टर्बाइन अल्टरनेटर, ठीक है, वाटर टर्बाइन जो अल्टरनेटर होता है उसकी गति कैसे रखते हैं हम? तो उसकी गति हम रहते हैं हमेशा कम, उसकी गति हमेशा यहाँ पे हम कम रखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक DC सीरीज जनरेटर में आर्मेचर करंट का मान दिया है 10 एम्पियर और सीरीज फील्ड का आपका रजिस्टेंस दिया है 0.2 ओम। तो सीरीज फील्ड में होने वाली हमें वोल्टेज ड्रॉप बताना है। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप पहले तो देख लेते हैं, वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कैसे वो करते हैं हम I/R से। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको सीरीज जनरेटर का एक बता देता हूँ, उसकी डायग्राम होती कैसे। ठीक है, ये हो गया आपका आर्मेचर, हो गया सीरीज वाइंडिंग और इस तरफ देते हैं हम आपको DC सप्लाई। ठीक है, तो देखिए, इसमें होता क्या है, जो आपका आर्मेचर और सीरीज वाइंडिंग दोनों भी होगा, ये सीरीज में कनेक्ट है, इसीलिए करंट जो यहाँ पे कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, यानी करंट जो आपका बना रहेगा कांस्टेंट। तो देखिए, इसमें भी जितना करंट है उतना करंट इसमें होगा, क्योंकि ये क्या है, सीरीज में। तो देखिए, आप हमें क्या बोला गया है कि आपके जो वोल्टेज ड्रॉप इसके सीरीज के अक्रॉस में बताना है। वोल्टेज ड्रॉप होता क्या है, I/R। ठीक है, तो अभी I इसमें कितना होगा, इसमें 10 हो तो इसमें भी कितना होगा, 10 ही होगा। ठीक है, और इसके प्रतिरोध का मान कितना दिया है, R दिया हमें 0.2, तो हम क्या करेंगे, 10 × 0.2 कर देंगे। ठीक है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा कितना आएगा, 10 इंटू कर देंगे हम 0.2, तो ऑप्शन हमारा वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा 2 वोल्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, ये जो हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी दिख रहा है लेकिन इसका आंसर काफ़ी शॉर्ट में है। 0.8 हेनरी वाली एक कॉइल का हमें दिया गया 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान ज्ञात करना है। देखिए, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, XL = होता है आपका 2πfL। ठीक है, 2πfL। तो जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए,
25 FL का, यानी 2 इंटू पाई का हम रख देंगे 22/7 इंटू कर देंगे एफ कितना है अपना 50 और इंटू कर देंगे आपका एल की वैल्यू कितनी दी है, हमें दी है 0.8। देखिए हम जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 251.2 हेनरी। स्क्विरल केज मोटर का पावर फैक्टर होता है, जो आपकी स्क्विरल केज मोटर होती है तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है, तो वो होता है आपका, देखिए हमेशा इसका पावर फैक्टर जो है लैगिंग ही रहता है, यानी उसका पावर फैक्टर होता है आपका 0.7 से 0.8 के बीच में लैगिंग होता है, जो आपकी स्क्विरल केज मोटर होती है। पूछा गया है देखिए अगला क्वेश्चन में, जब कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान इंडक्टिव रिएक्टेंस से अधिक हो तो पावर फैक्टर होता है। तो देखिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान बोला गया जो आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस है उसके अधिक होती है। इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका पावर फैक्टर होता है वो होता है आपका लीडिंग, ठीक है, लीडिंग। और अगली कंडीशन देखिए, अगली कंडीशन मैं नोट करवा देता हूँ, जब कैपेसिटर रिएक्टेंस का मान लेस देन हो इंडक्टिव रिएक्टेंस है तो कंडीशन होती है आपकी लैगिंग, ठीक है, ये आप याद रखिए ना, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ग्रेटर दैन है आपके इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इसका राइट आंसर है हमारा लीडिंग, यानी लीडिंग। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। लीड एसिड सेल की प्लेटों की संख्या हट जाने का दोष कहलाता है। तो देखिए ये दोष होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, बकलिंग ये कहलाता है, ठीक है। इस दोष को हम क्या बोलते हैं, बकलिंग, यानी डी नंबर हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर में किन क्षतियों का मान यहाँ पे ज्ञात किया जाता है। तो देखिए जो शॉर्ट सर्किट में हम किसका मान ज्ञात करते हैं, तो वो करते हैं हम कॉपर लॉस का, ठीक है। तो देखिए जब शॉर्ट सर्किट होता है तो तब हम मान ज्ञात करते हैं तो अपने कॉपर लॉस का, और जब आपका ओपन सर्किट होता है ओपन सर्किट में हम मान ज्ञात करते हैं आपके आयरन लॉस का, ठीक है। काफ़ी कबार ये भी पूछ लिया जाता है, जब हम कॉपर लॉस का मान ज्ञात करते हैं तो वो कब करते हैं, तो देखिए जो हम करते हैं उसको फुल लोड पर, ठीक है, फुल लोड पर जो उसका मान हम हमेशा ज्ञात करते हैं। कॉम्यूटेशन को कम करने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता। देखिए कॉम्यूटेशन जो हम कब करना हो तो हम किस का प्रयोग करते, तो देखिए एक तो कॉम्पेंसेटिव वाइंडिंग सीरीज विथ आर्मेचर, ठीक है, जो कॉम्पेंसेटिव वाइंडिंग होती है सीरीज विथ आर्मेचर रहती है, यानी इसका भी इस्तेमाल करते हैं इंटरपोल का, और आपका प्रतिरोध तार का भी, ठीक है, जो उच्च प्रतिरोध का जो ब्रश होता है उसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करते नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन में ऑप्शन हमारा डी सही होगा, क्योंकि उच्च प्रतिरोध का ब्रश भी हम क्या करते हैं यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसको ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट बन जाएगा, ठीक है। जो प्रतिरोध का तार होता है ज़्यादा उसको हम इस्तेमाल नहीं करते, यानी ये 3 कॉम्पेंसेटिव वाइंडिंग, इंटरपोल, उच्च प्रतिरोध का ब्रश, ये तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। छत से पंखे के ब्लेड की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो देखिए उसकी जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है आपकी 12 इंच, ठीक है, 12 इंच इसकी न्यूनतम दूरी यहाँ पे रखी जाती है। एक पूर्ण आवेशित बैटरी का आयनिक घनत्व कितना होता है, तो होता है आपका 1.25। प्रत्यावर्ती चुंबक क्षेत्र का मान प्रत्येक साइकिल की कितनी बार शून्य से अधिकतम तक बदलता है। देखिए जो प्रत्यावर्ती चुंबक क्षेत्र का मान साइकिल में देखिए 4 बार जो है यहाँ पे शून्य से अधिकतम तक यहाँ पे बदलता है, ठीक है, प्रत्यावर्ती चुंबक क्षेत्र का मान, ठीक है, प्रत्येक साइकिल में। निम्न में से सबसे कम प्रतिरोध किस पदार्थ का होता है, तो वो होता है आपका जस्ते, जो आपका ये होता है, ठीक है, सबसे कम पूछा गया है, ठीक है, सबसे कम होता है आपका जस्ते का, ठीक है, जो जस्ता होता है उसका प्रतिरोध यहाँ पे इन चारों में से सबसे कम होता है। शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा वोल्टेज से रहती है। देखिए मैं आपको डायग्राम के वाइज भी बताया था ऊपर, देखिए शुद्ध इंडक्टिव सर्किट बोला, ठीक है, इंडक्टिव सर्किट यानी हो गया क्या कि इसमें क्या रहेगा, पावर फैक्टर क्या रहेगा, लैगिंग रहता है, इसमें होगा क्या, लैगिंग के केस में जो धारा रहते हैं वो क्या रहते हैं आपके वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, यानी कुछ इस तरह से। देखिए ये यहाँ पे वोल्टेज हो गया, यहाँ पे आई हो गया, ठीक है, यानी इस तरह से जब हम डायरेक्शन में देखें तो सबसे पहले वी गिरता है फिर आता है आपका आई, ठीक है। तो धारा जो वोल्टेज से यहाँ पे 90 डिग्री पीछे होती है। निम्न में से कौन सा वोल्टेज स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर है, ठीक है, तो स्टेप डाउन प्रकार का कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो वो जाएगा आपका पोटेंशियल ट्रांसफर है। पोटेंशियल ट्रांसफर एक स्टेप डाउन प्रकार का यहाँ पे ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो जिसका सेकेंडरी में वोल्टेज होता है वो होता है लगभग 110 वोल्ट, ठीक है, 110 वोल्ट होता है अगर वो 3 फेज का है तो, ठीक है। अगर सिंगल फेज का है तो लगभग वो होता है 95 से 100 के बीच में। स्प्लिट रिंग आउटपुट प्रदान करते हैं, तो देखिए जो आपके स्प्लिट रिंग होते हैं वो किस तरह का आउटपुट प्रदान करते हैं, तो वो करते हैं आपकी AC आउटपुट प्रदान करते हैं, जो भी आपकी स्प्लिट रिंग होती है। भारतीय विद्युत के नियम के अनुसार 2 अर्थ के बीच की दूरी रखी जाती है, ठीक है, जो वो रखते हैं हम यहाँ पे 5 मीटर की, ठीक है, 5 मीटर की दूरी हम रखते हैं 2 अर्थ के बीच की। ट्रांसफार्मर कोड की अधिकतम मोटाई कितनी रखी जाती है। देखिए जो आपके ट्रांसफार्मर कोड होते हैं उसकी अधिकतम लंबाई भी रखते हैं हम आपकी 1 mm, ठीक है, अधिकतम मोटाई रखते हैं 1 mm।
500 वैट और 250 वोल्ट वाला लैम्प का प्रतिरोध क्या होगा, तो देखिए जो इसका प्रतिरोध कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो होता है आपका देखिए W इज इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बटा उस R, ठीक है, वी स्क्वायर बटा R। जैसे हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए 250 का स्क्वायर और बटा आ जाएगा आपका R, ठीक है, और वैट कितना दिया हमें 500 वैट इज इक्वल टू, तो ठीक है, जब ये R इधर जाएगा और 500 यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, तो देखिए 250 का अगर स्क्वायर करते तो वो जाएगा आपका 625 00 और यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका 500, ठीक है। तो देखिए 20 से 20 कैंसिल, तो इसको जब भाग देंगे तो हमारा आ जाएगा देखिए 125। तो देखिए ये यहाँ पे 126 ने 125 चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा राइट हो जाएगा। एसी परिपथ का कुल अवरोध कहलाता है, तो देखिए उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस, ठीक है, इम्पीडेंस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। जो एसी परिपथों का कुल जो अवरोध होता है यानी कुल प्रतिरोधी, जिस प्रकार से हम क्लोज रिले निम्न में से किस पर आधारित युक्ति है, तो वो आपकी गैस पर आधारित जो यूज़ होते हैं आपके ट्रांसफार्मर में, ठीक है, ट्रांसफार्मर में यहाँ पे वो यूज़ होती है। ओम का नियम लागू होता है, तो देखिए जो आपको ओम का नियम होता है वो लागू होता है आपके एसी और डीसी दोनों पर, एसी और डीसी दोनों पर, लेकिन कब लागू होता है, तो जब भी आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो है आपका कांस्टेंट रहे, ठीक है, टेम्परेचर जब कांस्टेंट रहता है तभी क्या होता है, ओम का नियम यहाँ पे लागू होता है। ओम का नियम का अगर फॉर्मूले की बात करें तो वो क्या होता है आपका, देखिए आई इज इक्वल टू क्या होता है वी बाय आर, ठीक है, आई इज इक्वल टू वी बाय आर ने करंट, वोल्टेज और रजिस्टेंस तीनों का मान हमें ज्ञात कर सकते हैं। एक ट्रांसफार्मर के नो लोड पर आयरन लॉस हमें का मान हमें दिया है यानी 450 वाट, तो फुल लोड पर आयरन लॉस का मान हमें बताना है, तो देखिए जो फुल लोड पर आयरन लॉस का मान बनेगा तो वो भी आपका 450 वाट ही रहने वाला है। निम्न में से टॉर्क का मात्रक क्या है, तो देखिए टॉर्क का यूनिट क्या होता है, वो होता है आपका न्यूटन पर मीटर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर जो इसका आपका यूनिट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है, तो देखिए जो आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो होती है आपकी 100%, ठीक है, 100%। लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखें तो किसी भी ट्रांसफार्मर की 100% यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं होती है, तो वो लगभग मान के चलिए 98% तक होती है, ठीक है। तो देखिए अगर एग्जाम में 100% ऑप्शन में मिलता है तो 100 ही करके आएगा, अगर 100 के अलावा जो भी ज़्यादा दिखे या फिर 99 या फिर 98 तो उसको ही टिक करके आइएगा, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो 100% हम इसको टिक करेंगे। लेकलैंडचे सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होता है, उसमें जो रसायन भरा होता है तो कौन सा होता है, वो लेकलैंडचे सेल में तो होता है आपका अमोनियम क्लोराइड का, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड का जो है यहाँ पे उसमें भरा हुआ रहता है जो आपका लेकलैंडचे सेल होता है। तो देखिए हमें यहाँ पे भाई अगले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो इसमें हमें बताना है कि जो आपकी अपीरेंट पावर है किससे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, अपीरेंट पावर। तो देखिए जो अपीरेंट पावर है हम प्रदर्शित करते हैं आपके केवीए में, ठीक है, केवीए में, और साथ ही जो आपकी ट्रू पावर करते हैं वो करते हैं हम किलोवाट में, और आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो करते हैं हम केवीए और आर में, ठीक है, केवीए आर में हम इसको रिलेट करते हैं। मीट्रिक प्रणाली में 1 HP बराबर कितना होता है, तो देखिए मीट्रिक प्रणाली में पूछा है, जब मीट्रिक प्रणाली में नहीं पूछा गया हो तो तब लिखना आपका HP इजिकल टू होता है आपका 746 वैट। अगर मीट्रिक प्रणाली में पूछे तो होता है आपका 1 HP इजिकल टू 735.5, ठीक है, यानी 735.5 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो इसको 735 के लिए, ठीक है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है। ट्रांसफार्मर की बुशिंग बनाई जाती है, तो देखिए जो ट्रांसफार्मर की बुशिंग होती है तो वो बनाई जाती है आपके बैकेलाइट से, ठीक है, बैकेलाइट से, यानी ऑप्शन में इसका राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन एक सुरक्षा युक्ति नहीं है, तो देखिए इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है। जो पीवीसी है क्या है, एक इंसुलेशन है, ठीक है, पीवीसी, और बाकी ये जो है आपकी सुरक्षा प्रणाली फ्यूज भी और आपकी ओएलसी और आपकी एमसीबी तीनों भी। विशिष्ट प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो वो होता है आपका 0 मीटर, ठीक है। 630 वोल्ट शिखर मान का प्रभावी मान हमें यहाँ पे ज्ञात करना, तो देखिए 600 हो जो पीक अपना पीक वोल्टेज होता है, ठीक है, पीक वोल्टेज कितना होता है, तो देखिए जो आपका मेन वोल्टेज होता है आपके पीक वोल्टेज का, जो आपके पीक वोल्टेज का कितना बनता है वो बनता है आपका 1.41, ठीक है। तो देखिए 1.41 का जब हम मेन वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 630/1.41, ठीक है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करें तो आंसर आ जाएगा हमारा 445 वोल्ट लगभग। तो देखो अगर कैलकुलेट करें तो 446 आएगा, लेकिन 445 यहाँ पे ऑप्शन में है तो 445 हम टिक करेंगे।
निम्न में से कौन सा लैंप जो यहाँ पे अधिक धारा लेगा? तो देखिए जो ऑप्शन नंबर सी का नहीं, जो आपका 150 वैट का है वो क्या रहेगा? अधिक धारा लेगा। क्यों लेगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए वैट इजिकल टू क्या आता है? वी इंटू आई होता है, ठीक है। वी इंटू आई इजिकल टू, तो देखिए जो डब्ल्यू होता है आपका प्रोपोर्शनल तो क्या होता है? आई के, ठीक है। तो देखिए अगर वैट ज़्यादा होगा तो अपना आई भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। रनिंग वाइंडिंग में टो की संख्या स्टार्टिंग की अपेक्षा रखी जाती है, तो देखिए कैसी रखी जाती है? वो रखते हैं हम कम, ठीक है। रनिंग वाइंडिंग में जो टो की संख्या था स्टार्टिंग की अपेक्षा हम यहाँ पे कम रखते हैं। डबल केज रोटर का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो किस लिए करते हैं? तो वो करते हैं हम जब टॉर्क इंक्रीज करना हो, तो ठीक है, तो तभी हम क्या करते हैं? आपके डबल केज मोटर का हम यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। जो डबल केज होती है उसमें यहाँ पे देखिए 2 केज में यहाँ पे रजिस्टेंस कैसा रहता है, तो वो आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तो चलिए जाने दीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए जो बाहर के केज का जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका रहता है हाई, और अंदर के केज का रेजिस्टेंस रहता है वो रहता है आपका लो, ठीक है। और साथ ही जो बाहर की जो केज होती है उसका इम्पीडेंस रहता है यहाँ पे लो, और अंदर की जो रहता है उसका इम्पीडेंस रहता है आपका हाई, ठीक है। तो ये बात आप याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक चुंबक को लोहे के पास लाने पर लोहा किस गुण के कारण चुंबक बन जाता है? तो वो बनता है आपके प्रेरण के कारण। तो कैसा बनता है? तो देखिए एक मान लीजिए कि एक चुंबक है, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे? लोहे को इसके ऊपर रगड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाए? इसमें ये लोहा भी एक प्रकार से चुंबक बन जाएंगे, यानी लोहे से भी क्या होंगी? जो दूसरी मेटल की जो भी चीज़ें वो क्या करेंगे? आकर्षित होंगे। तो वो किस कारण होता है? वो होता है आपके प्रेरण के कारण। इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन, यानी जो आपकी इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है उसमें कौन सी मोटर प्रयुक्त होती है? तो आपकी यूनिवर्सल मोटर, ठीक है, क्योंकि इसका जो क्या होता है? स्टार्टिंग टॉर्क काफ़ी हाई होता है और ज़्यादा लोड पर भी वर्क कर सकती है, और साथ ही एसी एंड डीसी दोनों पर क्या कर सकती है? वर्क कर सकती है। जो आपकी यूनिवर्सल मोटर है वो चुंबकीय उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी चुंबकीय बल रेखा। निम्न में से कौन सी मोटर फ्रीक्वेंसी पर अच्छी तरह कार्य कर सकती है? तो देखिए जो एक ही मोटर है वो आपकी यूनिवर्सल मोटर, ये क्या हो सकती है? फ्रीक्वेंसी पर अच्छी तरह कार्य कर सकती है। क्यों? कि देखिए जो फ्रीक्वेंसी हाई हो या लो, ये अच्छी तरह से काम करती है, क्योंकि ये डीसी में भी काम कर सकती है, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का प्रारंभिक टॉर्क कैसा होता है? तो देखिए जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसका प्रारंभिक टॉर्क यहाँ पे होता है 0, ठीक है। प्रारंभिक टॉर्क 0 होता है। अगर स्पीड की बात करें तो स्पीड होती है लगभग, मान लीजिए स्पीड आपकी 1 इसमें इसमें होता है, ठीक है। तो टॉर्क इसका जो यहाँ पे 0 ही होता है सिंक्रोनस मोटर का। ट्रांसमिशन लाइन में पावर फैक्टर सुधारने के कौन सी मोटर उपयोग करते हैं? तो वो करते हैं आपके हम सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। सिंक्रोनस मोटर का यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटरद्वारा वाहक विद्युत वाहक बल आणि बोलतो ये बताना एक अल्टरनेटर से जो आउटपुट सप्लाई मिलता है तो वो कैसा रहता है? वो रहता है प्रत्यावर्ती आणि बदला हुआ। तो देखिए वो रहता है आपका एसी, यानी अल्टरनेटर करता क्या है? तो देखिए जो मैकेनिकल कन्वर्ट टू किस में करता है? वो करता है आपका एसी में, ठीक है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? एक प्रकार से एसी जनरेटर भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसी एसी परिवर्तन में पावर फैक्टर का मान इकाई होता है? तो देखिए इकाई किस में होता है? तो जब भी देखिए जो आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, ठीक है। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है? जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है? आपका यूनिटी होता है, ठीक है। यूनिटी यानी क्या होता है? इकाई होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जब भी आपका कैपेसिटिव सर्किट रहता है तो पावर फैक्टर क्या रहता है आपका? वो रहता है लीडिंग, ठीक है, लीडिंग रहता है। जब भी आपका इंडक्टिव सर्किट रहता है तो क्या पावर फैक्टर रहता है आपका? लैग कर जाता है। और जब भी आपका सर्किट जो आपका रेजिस्टिव रहता है तो पावर फैक्टर क्या रहता है आपका? यूनिटी रहता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई बैटरी देखिए 5 एम्पियर की दी गई है और धारा आप लोग 24 घंटे प्रदान करते तो उसकी क्षमता में मैच करने हैं। तो देखिए जो आपकी बैटरी होती है उसकी क्षमता हम किस में व्यक्त करते हैं? तो वो करते हैं हम एम्पियर हावर में, ठीक है, एम्पियर हावर में। तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है। तो देखिए एम्पियर कितना दिया है? 5, हावर कितने दिए है? 24, इसका गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर भी 120 एम्पियर हावर। ट्रांसफार्मर तेल की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेन की जांच कैसे करते हैं? तो देखिए ये सेफ्टी से क्वेश्चन है, तो ये आपकी प्रतिवर्ष करनी चाहिए। सिंक्रोनाइजिंग के ब्राइट लैंप विधि में यदि तीनों लैंप युगल प्रकाशित नहीं है तो फेस क्रम क्या है? भिन्न है, ठीक है। फेस क्रम यहाँ पे भिन्न है। जो आपका लैंप मेथड होता है, जैसे ब्राइट लैंप और डार्क लैंप मेथड होता है, उससे हम निकालते हैं। तो देखिए साथ ही आपको क्वेश्चन कैसे लगे वो भी कमेंट में लिखते चलिए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतने क्वेश्चन हम करेंगे, और लास्ट के जो आपके 49 क्वेश्चन है वो अगले वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आप करके ही जाइएगा, और क्वेश्चन का लेवल कैसा लग रहा है और मज़ा आ रहा है नहीं ये भी कमेंट में लिखते चलिए। अगर
वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद।